कैसे हो भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी आपकी वीडियो में। ये आपकी क्लास जो है यूपी टीजीटी के लिए है, मैराथन क्लास है आपके लिए, जिसमें संपूर्ण विगत वर्ष की परीक्षाओं का हल हम लोग इसमें करेंगे। विशेष तौर से अपना विषय जो रहेगा भूगोल को लेके, यानी उत्तर प्रदेश टीजीटी में अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, अब तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम लोग इसमें विगत वर्ष की जितनी परीक्षा उनका हल इसमें करेंगे। और इसमें हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं साल 2001 में। सबसे पहले यूपी टीजीटी एसएसटी का जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम हल करेंगे, और इसी तरीके से साल 2001 से होते हुए हमें आपके पास यहाँ पर चले जाएंगे, साल 2021 तक चलेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर आप सभी विद्यार्थी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह अब एक नए पाठ्यक्रम पर आए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई नया सिलेबस बदले, या पुराना जो पैटर्न है उस पर भी भर्ती कराए, दोनों ही उद्देश्य हेतु यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग यदि अगर नया पाठ्यक्रम लाएगा, प्रश्नों की संख्या में बदलाव करेगा या कुछ भी करेगा, कंटेंट तो यही रहेगा, यही ज्योग्राफी रहेगी जो पूछी जानी है। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके पूरी क्लास बना रहा हूँ, आप इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। और एक क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्लास, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। स्टार्ट करेंगे फटाफट से इस क्लास को। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और आप सभी का वेलकम है। आप मेरी सभी क्लासेस SST बाई अनुपम सर टाइटल के नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर मुझे सर्च कर सकते हैं अनुपम सर SST के नाम से। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम जो यहाँ पे जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना, वह जो हमारा पॉइंट है वह है यूपी टीजीटी ज्योग्राफी का जो PYQ है। सन 2001 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक तरीके से। जैसे ज्योग्राफी डिस्कस करा रहा हूँ, ऐसे हिस्ट्री डिस्कस कराऊंगा, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कराऊंगा, और ऐसे ही उसका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी मैं आपके लिए डिस्कस कराऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया है साल 2001 में, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट रबर। आपको पता है कि रबर एक, आपको पता है कि भैया, और जो है भारत में भी और पैदा किया जाता है, उगाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। कर्नाटक कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है, केरल कर रहा है, या फिर भैया आपका महाराष्ट्र कर रहा है। ध्यान रखना, आपको पता होगी कि रबड़ जो है वो रोपण कृषि का एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखना। किसका भैया? रोपण कृषि का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसको हम प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। तो यह प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, कृषि वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो राज्य रबर का अगर सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर याद रखना भैया, जो केरल है भारत में, जो केरल है वह भारत में क्या होता है भैया, रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इस बात को आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके पेपर में बन सकता है। जबकि और रबर के मामले में केरल में रबर के अलावा आपको पता है कि केरल जो है मसालों के उत्पादन में भी आगे है। मसालों का उत्पादन भी यहाँ पे ठीक ठाक होता है, जिसमें काजू जैसी चीज भी शामिल है, जैसे काजू के उत्पादन में भी ये आगे है। और जितने भी प्रकार के मसाले हो सकते हैं उनके उत्पादन में, जैसे काली मिर्च वगैरह है ना, इलायची वगैरह है, इसके उत्पादन में भी केरल जो है अग्रणी है। अच्छा, और आप ये भी जानते होंगे कि अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी है। और आपको पता होगा कि कर्नाटक में कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है भैया कर्नाटक में? तो कर्नाटक में कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है, कॉफी रिसर्च सेंटर भी है कर्नाटक में, याद रखना। तो ये वहां पर भी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो केरल जो है रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। विश्व में अगर बात करेंगे, विश्व में रबर का सर्वोच्च उत्पादक देश थाईलैंड है, ध्यान रखना, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि वैसे तो थाईलैंड है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन अगर कोई नया डेटा अगर इसमें ऐड हुआ हो, कोई नया डेटा, हर साल आपको पता है पूरा उत्पादन में नए डेटा बदलते रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ बदले तो आप एक बार यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग थाईलैंड है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है, ध्यान रखना। भारत में रबर बोर्ड का जो मुख्यालय, ध्यान रखना, वो कहां पर हो जाएगा? कोट्टायम केरल में हो जाएगा। तो इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 1 जून को, 7 मई को, 22 अप्रैल को या 5 जून को? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? अब आप सोच के देखिए, अगर कोई टीचर आपको इस तरीके से आपके साथ मेहनत करेगी साल 2001 से लेकर के मैं आपको साल 2021 तक जो नवीनतम परीक्षा हुई है इस दौरान पूरे जो है कि 20 वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्न अगर आपको हल करा दे रहा हूं तो सोच के देखिए कितनी बड़ी आपकी मैं मदद कर दे रहा हूं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बस ये कि मस्ती के साथ इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और बस बढ़िया से अपनी तैयारी कर लीजिएगा, आपका पेपर पास होगा। बस मुझे मेरे लिए वही एक एसेट है, मेरे लिए वही मेरी पूंजी है कि आपका पेपर पास हो जाएगा। बस मस्ती के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और पढ़ते रहिए। पूरा वीडियो जरूर देखना है, बस इतना मैं आपसे कह रहा हूं। आधा अधूरा देखेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। तो किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 1 जून को, 7 मई को, 22 अप्रैल को, 5 जून को। तो आप निश्चित तौर पर जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। कब भैया? 5 जून को मनाते हैं, याद रखना भैया। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था भैया? 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसके लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु। इसी सम्मेलन के उपलक्ष्य में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी सम्मेलन के उपलक्ष्य में 5 जून को क्या मनाया जाता है भैया? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को याद रखना, यहाँ पे पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी सम्मेलन के उपलक्ष्य में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के सबसे पहला अगर कहीं कोई सम्मेलन आयोजित हुआ है, ध्यान रखना, तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित किया गया था 1972 में। इस बात को याद रखना, ठीक है भैया। चलिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मैपिंग का। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा? बताइए कौन उसको जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपसे बेरिंग जल डमरू मध्य की बात कर रहा है यहाँ पे, या फिर आपसे बात कर रहा है बोस्फोरस जल डमरू मध्य की बात कर रहा है आपसे, या फिर कह रहा है आपसे मलक्का जल डमरू मध्य के बारे में बात कर रहा है, या फिर आपसे कह रहा है पाक जल डमरू मध्य के बारे में बात कर रहा है। आपको बताना है कि भैया कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है। ध्यान रखना, सोच समझ के आराम से जवाब दीजिएगा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा भैया? इसका कहा गया भैया ये वाला बॉस्फोरस जल डमरू मध्य। तो ये जो बॉस्फोरस जल डमरू मध्य है, ध्यान रखना भैया, ये जो बॉस्फोरस जल डमरू मध्य है वह भैया ध्यान रखना काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो काला सागर और मरमरा सागर को, काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है भैया? तो ये जोड़ता है बॉस्फोरस जल डमरू मध्य जोड़ता है, ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा इसमें एक तो बेरिंग जल संधि दे रखी है, मलक्का जल डमरू मध्य दे रखा है और पाक जल डमरू मध्य दे रखा है। इनके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर हम लोग मलक्का जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। वहीं बेरिंग जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो ये बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ता है, ध्यान रखना। वहीं हम लोग पाक जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को ये आपस में जोड़ता है, याद रखना। तो ये चारों आप याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, और निश्चित तौर से आपके पेपर में पूछा जाएगा। निश्चित तौर पर ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, याद रखना भी, ठीक है। कैसे? सी ऑफ मरमरा की बात करेंगे तो आपको पता है टर्की देश के पास में सी ऑफ मरमरा है, आपको पता है। और उसके बगल में यहाँ पे क्या है? ब्लैक सी हो जाएगा, काला सागर हो जाएगा। और आपको पता है भैया बॉस्फोरस स्टेट की बात करेंगे या बॉस्फोरस जल संधि या जल डमरू मध्य की बारे में बात करेंगे तो यह क्या करता है भैया? तो यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, याद रखना। और वहीं अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो पूरा एरिया आपको पता है इस साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे इस साइड में अपना क्या हो जाएगा? ये अंडमान सी हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मलक्का जल संधि के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ये मलक्का जल संधि के द्वारा इसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। ये भी आप चीजों को याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए, ये 4 चीज याद करना बेहद महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा।
प्रश्न संख्या चौथे की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी की फसल नहीं है। महत्वपूर्ण है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, कौन सी इसमें से जो है कि कैश क्रॉप नहीं है, तो इसके बारे में ध्यान रखना भैया। इसमें कपास नहीं है, जूट नहीं है, चाय नहीं है या आलू नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नकदी की फसल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, कपास, जूट, चाय या आलू। तो देखो, अगर हम बात करेंगे नकदी की फसल जिनको हम कहते हैं कैश क्रॉप, यानी जो बोई जाती हैं बेचने के लिए, तो आपको पता है कि मैं हमेशा पूरी, देखो ध्यान रखना, नकदी की फसल हो, खरीफ की फसल हो या फिर ये आपकी रबी की फसल हो, ध्यान रखना। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक ट्रिक मैंने बनाई है। वो ट्रिक किसकी बनाई है मैंने, रबी की फसल की। तो जो रबी की फसल है, ध्यान रखना, उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या, कुछ नहीं है, बस मैंने याद कर लिया है ना। और उस एक को अगर आप याद कर लोगे तो निश्चित तौर पे आप पेपर हल कर लोगे। कैसे, ध्यान रखना, ये जो रबी की फसल है, इसको अगर आप खाओगे, यहाँ पे इसको अगर आप खाओगे, रबी की फसल को, ध्यान रखना, तो आप निश्चित तौर पे आपको क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। गैस से क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। ध्यान रखना, तो रबी की फसल अगर आप खाओगे तो क्या हो जाएगी, आपको गैस बन जाएगी, है ना, गैस बन जाएगी। और जब गैस बन जाएगी तो गैस बनने के बाद आप क्या खाओगे, हल्का फुल्का खाओगे ना। आप खाओगे चना, खाओगे मटर, खाओगे आलू, खाओगे, पशुओं को बरसीम खिलाओगे, बरसीम जो पशुओं को खिलाने का चारा होता है। तो बस अब आपको याद हो गया भैया, गेहूं, सरसों, चना, मटर, आलू, बरसीम, ये आपको याद हो गया, ध्यान रखना निश्चित तौर पे। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये सभी के सभी रबी की फसल के एग्जांपल हो जाएंगे। और जब ये सभी के सभी रबी की फसल के एग्जांपल हो जाएंगे तो इसमें आलू क्या है, आलू इसमें रबी की फसल का एग्जांपल हो जाएगा। और यहाँ क्या पूछ रहा है, नकदी की फसल नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप समझ गए कि आलू जो है भैया वो नकदी की फसल नहीं है। एक ट्रिक को हमने वहां याद कर लिया है, हमको यहाँ से रबी की फसल भी सब कुछ याद होगी, ध्यान रखना। प्लस हमको यहाँ पे हमने इस सवाल को भी कर लिया कि आलू जो है वो नकदी फसल का एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, जरा जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है, विच स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू द नर्मदा प्रोजेक्ट डिस्प्यूट। नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है, मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है, या गुजरात संबंधित नहीं है, महाराष्ट्र और राजस्थान संबंधित नहीं है, या सभी संबंधित हैं, बताओ। कौन सा राज्य संबंधित नहीं है, बताओ ये। तो आपको पता है कि अगर नर्मदा नदी की बात करेंगे तो आपको पता है अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान क्षेत्र में से पानी की सुविधा भी दी जाती है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करेंगे भैया, तो नर्मदा परियोजना विवाद से सभी राज्य संबंधित हैं। कैसे हैं, बात करेंगे, ध्यान रखना। नर्मदा परियोजना द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति की जाती है। क्या की जाती है, पानी तथा बिजली की आपूर्ति की जाती है। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत 2 बांधों का निर्माण किया गया है। पहला तो गुजरात में किया गया है, सरदार सरोवर बांध, आपको पता है, और मोदी जी ने उद्घाटन भी किया था। और द्वितीय मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध है। दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध। तो एक तो गुजरात में हो जाएगा सरदार सरोवर बांध हो जाएगा गुजरात में, और दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, जिसको हम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों नर्मदा सागर बांध। ये दोनों बने हुए हैं, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन भी किया था, इस बात को ध्यान रखना भी है, ठीक है। नर्मदा वैली और डेवलपमेंट अथॉरिटी को विकसित भी किया था 1985 में। तो ये बात आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हो। तो यानी अगर हम बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, इन चारों राज्यों में पानी तथा बिजली की आपूर्ति नर्मदा नदी के द्वारा होती है, याद रखना। और कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अभी वीडियो को पॉज करिए और वीडियो के कमेंट में लिख के बताइए भैया नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है भैया कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, इन विच कंट्री इज नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, तो जापान में है नियाग्रा जलप्रपात, या ब्रिटेन में है, या दक्षिण अफ्रीका में है, या इनमें से कोई नहीं है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, ध्यान रखना। आगे के लिए यदि आप यूपी टीजीटी या पीजीटी के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं, किसी भी पेड कोर्स से, तो आप मुझसे इस नंबर पे
कांटेक्ट कर सकते हैं 8755238500। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करके मेरे साथ में जुड़ सकते हैं कि सर हमें यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपके साथ करनी है ना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अनुपम सर एसएसटी के नाम से आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। तो नियाग्रा जलप्रपात किस देश में हो जाएगा, तो आपको मेरे प्यारे साथियों पता है भैया कि इनमें से कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है। नियाग्रा जलप्रपात इनमें से नहीं है, ना जापान में है, ना ब्रिटेन में है, ना दक्षिण अफ्रीका में है। तो कहाँ पर हो जाएगा, तो नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हो जाएगा। ईरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य वेलैंड नहर पर स्थित है। कहाँ पर भैया, वेलैंड नहर पर ये स्थित है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करता है और यह न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो ईरी और ओंटेरियो झीलों की बात होगी, आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ही वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्या भैया, वहां पर ग्रेट लेक्स के नाम से कहता है, ग्रेट लेक्स है वहां पर, क्या भैया, ग्रेट लेक्स हैं, जिनको हम कहते हैं वहां पर महान झीलें हैं। और महान झीलें कौन सी हैं, आपको पता है, होम्स, HOMES, ट्रिक बना लिया मैंने, होम्स, जिसमें H से ह्यूरन, O से ओंटेरियो, M से मिशिगन, E से ईरी और S से सुपीरियर, ये 5 झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। और इसी में से ईरी और ओंटेरियो झील की दोनों की सीमा पर एक जलप्रपात स्थित है, जिस जलप्रपात का नाम है नियाग्रा जलप्रपात, और जो अमेरिका में स्थित है। ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण सवाल पेपर में पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहते हैं। तो जरा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहते हैं, पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 7 के वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स, यानी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, दीज आर गुड कंडेंसेशन सेंटर्स, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया हो जाती है। उपरोक्त सभी प्रश्न सही हैं। थोड़ा सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि परीक्षा आपको पास करनी है। यूपी टीजीटी की परीक्षा ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई बच्चों का खेल भी नहीं है, एक नित्य निरंतर प्रयास, एक मैच्योरिटी, एक समझ चाहिए, तब जाके पेपर पास होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई इस पेपर को पास कर लेगा। तो द राइट ऑप्शन विल बी 4th, इसका सूत्र हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका कथन सही है, याद रखना। कह रहा है भैया कि वायुमंडल में जो धूल कण है वो आर्द्रता को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे से थे तो बच्चों ऊपर आसमान में देखते थे तो जो एक रॉकेट वगैरह निकल के जाता था, तो आप देखते थे ना उसके पीछे वाइट 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 धुआं जैसा दिखाई देता था। तो हम कहते थे कि देखो भैया, और जो है रॉकेट की पूंछ है ये। बचपन में ऐसे हास्यास्पद किस्से हम बहुत सुनते थे, देखते थे ऐसे जो है कि, तो उसमें क्या होता था एक्चुअली में, वो अपने साथ नमी छोड़ता हुआ जाता था। तो जब वो नमी छोड़ेगा तो वहाँ के आसपास के पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इस तरीके से दिखाई देते थे। तो यानी ये अच्छे संघनन के केंद्र होते हैं, दीज आर गुड कंडेंसेशन सेंटर्स, बिल्कुल सही है। दे एब्जॉर्ब वाटर, ये जल को अवशोषण कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ध्यान रखना। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, धुआं एवं नमक के कण जलवाष्प को धारण करने की क्षमता के कारण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। जलवाष्प को धारण कर लेंगे ये, इसलिए आर्द्रताग्राही यानी एब्जॉर्बिंग डस्ट को, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को का काम करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्पों के संघनन से वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। धूल, धुआं और नमक के कण वायुमंडल के क्षोभ मंडल में पाई जाते हैं। ये सब चीज कहाँ पाई जाएंगी, वायुमंडल के क्षोभ मंडल में पाई जाएंगी, ध्यान रखना। और ये सब चीज यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये बात आप जानते हैं, जितने प्रकार की, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जितनी भी होती है, ध्यान रखना, तो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। कोहरा, धूल, है ना, बिजली गिरना, ओले गिरना, कड़कना, सब क्षोभ मंडल में होती है, ध्यान रखना। इससे ऊपर जो समताप मंडल है वहां पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। बादल भी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल नामक एक जो चैप्टर आपको कराऊंगा उसमें वायुमंडल के बारे में पूरा आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, ध्यान रखना कि मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या था। मार्को पोलो इज रूट ट्रेवल वाज,
मार्को पोलो की यात्रा क्या था, आपको पता है मार्को पोलो वेनिस का यात्री था, वहां से इसने दुनिया भर में और समुद्री मार्गों के द्वारा इसने और जो है यात्रा की थी। तो सवाल पूछा जा रहा है कि मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या था। अब बहुत से व्यक्ति सोचेंगे कि इसको रटने से काम चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप लोग गलत कह रहे हैं, यूपी टीजीटी में कभी भी थिंकर से सवाल नहीं बनता, यूपी टीजीटी में कभी भी थिंकर्स से सवाल नहीं बनता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जरा देख लीजिए, ये सवाल थिंकर से रिलेटेड है। जब हम यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ते हैं तब हम वहाँ पे मार्को पोलो को भी पढ़ेंगे और उससे संबंधित उसकी पूरी यात्रा को भी पढ़ेंगे। और मार्को पोलो ही नहीं, इससे रिलेटेड पूरे भूगोल में तकरीबन 40 ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है और इनसे सवाल आपके पेपर में बनते हैं। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा कंटेंट बना हुआ एकदम बेहतर तरीके से। आप मेरे साथ में जुड़िए, निश्चित तौर पर आपका पेपर में पास करवाऊंगा। ठीक है भैया, तो मार्को पोलो की यात्रा के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना। तो वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया, जिसको आज हम मलेशिया कहते हैं, वह इसकी यात्रा का सही मार्ग था। याद रख लीजिएगा, वो वेनिस गया, वेनिस से फिर वहां से रूस होते हुए, मतलब वेनिस से तो वो चला ही था, वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। मार्को पोलो इटली वेनिस का निवासी था। इसने 13वीं सदी में वैश्विक समुद्री यात्रा प्रारंभ की थी। इस क्रम में क्रमशः इसने वेनिस, रूस, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया की यात्रा की थी। इसने अपने ग्रंथ ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में इन देशों की भौगोलिक एवं सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपमा प्रदान की गई है। तो मार्को पोलो को हम लोग क्या कहते हैं, तो मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपमा प्रदान की गई है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपमा इसको प्रदान की गई है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी। बाय विच जियोग्राफर वाज द बुक नेम्ड नया संसार। तो नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी। ईसा बोमिन के द्वारा लिखा गया है, या मार्टिनी डी के द्वारा लिखा गया, या टेलर के द्वारा लिखा गया, फिर हटिंगटन के द्वारा लिखा गया है। नया संसार बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप कहेंगे सर ये तो किताब से है, नहीं भैया, यह भी थिंकर से रिलेटेड है, यह भी थिंकर्स से रिलेटेड सवाल है। क्योंकि जब हम आपको, ध्यान रखना भैया, जब मैं आपको जो है कि ईसा बोमेन के बारे में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपने गुरु से प्रभावित होकर के इन्होंने भूगोल में एक बड़ी विधा भी जोड़ी थी। मतलब जिस चीज़ को अपने गुरु से सीखा था उसके विपरीत भी इन्होंने काम किया था। मैं बताऊंगा ईसा बोमेन के बारे में। और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिस किताब का नाम क्या है, नया संसार। इस बात को याद रख लीजिएगा। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ईसा बोमेन ने नया संसार नामक पुस्तक की रचना की थी एवं राजनीतिक भूगोल में समस्याएं, इनकी प्रमुख रचना की थी। अन्य लेखकों की पुस्तकों में जैसे टेलर, एग्जाम्पल हम दे रखा है, तो टेलर ने प्रजातीय भूगोल नामक किताब लिखी है। हटिंगटन की अगर बात करेंगे, दी पल्स ऑफ एशिया नामक किताब लिखी है। डी मार्टोनी की बात करेंगे तो उसने मध्य यूरोप नामक एक किताब लिखी है। जबकि ईसा बोमेन ने राजनीतिक भूगोल में समस्याएं नामक किताब लिखी है और उसने नया संसार नामक एक किताब लिखी है। इस बात को याद रख लीजिएगा। ईसा बोमेन एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। इन्होंने प्रसिद्ध शोध ग्रंथ दी ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज में भी लिखा है। दी ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज एक प्रसिद्ध शोध ग्रंथ है, उसमें लिखा है। एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता है ईसा बोमेन, याद रखना। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ईसा बोमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अमेरिकन और ज्योग्राफर के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आपके मन में आपने एक सवाल आ रहा होगा कि सर सबसे महत्वपूर्ण चीज है थिंकर्स। आप सर थिंकर्स को हमको पढ़ा दीजिए या इसका कोई सोर्स बता दीजिए। निश्चित तौर पे आपके मन में अभी सवाल उठ रहा होगा, इसका कोई सोर्सेस हमको बता दीजिए कोई। देखो, मैं थिंकर्स के बारे में आपको बताऊं तो मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब भी है थिंकर्स को पढ़ने की। शायद दिख जाए, मैंने पूरी लाइब्रेरी बना रखी है अपने चारों तरफ। हाँ देखो, एक बहुत अच्छी किताब मेरे पास, शायद आप उसको पढ़ पाएंगे। अगर आप इस किताब को पूरे को पढ़ पाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और वो किताब है, ध्यान रखना, ये वाली हमारी भौगोलिक चिंतन का इतिहास। ये भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ये श्री माजिद हुसैन साहब की किताब है। बहुत ही फेमस किताब है, ध्यान रखना भैया। इससे बेस्ट किताब मार्केट में आज तक बनी नहीं है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो इस किताब को पढ़ लीजिएगा, माजिद हुसैन सर की किताब को। और इस किताब को आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इतनी मोटी किताब है, 500 पेज की, कैसे पढ़ोगे। पूरी किताब को मैंने कई बार पढ़ा है और इसके ब्रीफ शॉर्ट्स नोट्स जो हैं वो मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको सबको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मेरे साथ में बने रहिए। ठीक है, चलिए पेड बैच के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ पे आपको लेनी है, तो 8755238500 इस नंबर पे। ठीक है भैया,
आगे चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पश्चिमी यूरोपियन प्रदेश में मुख्यतः चलती है, पश्चिमी यूरोपियन प्रदेश में मुख्यतः चलती है, मेनली रन्स इन वेस्टर्न यूरोपियन रीजन। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों में मुख्यतः चलती है पछुआ हवा चलती है, वेस्टर्ली विंड चलती है, या व्यापारिक हवा चलती है, ट्रेड विंड चलती है, या मानसून हवा चलती है, या जल और स्थल समीर चलती है। तो पश्चिमी यूरोपियन प्रदेश में मुख्यतः चलती है, पश्चिमी यूरोपियन प्रदेश में मुख्यतः चलती है। तो क्या चलती है? पछुआ हवा चलती है, व्यापारिक हवा चलती है, मानसून हवा चलती है, जल और स्थल समीर चलती है। तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वेस्टर्लीज या वेस्टर्ली विंड चलती है, पछुआ हवा इसको हम कहते हैं, ध्यान रखना। इसको हम क्या कहते हैं भैया? इसको हम क्या कहते हैं भैया? पछुआ हवा इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना। वो जो है यहाँ पे चलती है, ठीक है भैया। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, यानी कह रहा है कि अच्छा, जल राशि के विशाल विस्तार के कारण 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जहां पश्चिम यूरोप इस देश स्थित है, तो पश्चिम यूरोप जो है 40 से 60 डिग्री में स्थित है, वहां पछुआ पवन का प्रभाव देखा जाता है। पश्चिम दिशा के कारण इनको वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। इन हवाओं की गति उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। तो आपको पता है गति, तो आपको पता है जब हम पवनों के बारे में पढ़ाएंगे आपको कि पवनों की दिशा किधर से किधर होती है, तो यहाँ से सवाल बनता ही है। आपको वेस्टर्लीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ चलती है? पश्चिम यूरोप में चलती है वेस्टर्लीज। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 का जरा जवाब दीजिए, मैं तब तक पानी पीता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए कि क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया। चलिए, तो कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया था? विच रॉक हैज बीन यूज्ड इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? संगमरमर का प्रयोग हुआ है, बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है, या प्रीट का प्रयोग हुआ है? इस बात को ध्यान रखना। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? संगमरमर का प्रयोग किया गया है, या बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, चूना पत्थर का प्रयोग किया गया, या प्रीट का प्रयोग किया गया? बताइए भैया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना भैया। तो आप अच्छे से जानते हैं कि बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। किसका? दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया भैया? तो बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, याद रखना भैया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के मतलब चुने हुए लाल बलुआ पत्थर के द्वारा करवाया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उसके प्रमुख वास्तुविद थे। हो सकता है आपको ये विजिबिलिटी के लिए ना दिख रही हो, तो मैं आपको बता दूं, लिखा है उस्ताद अहमद लाहौरी इसके प्रमुख वास्तुकार थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। इस बात को ध्यान रखना। और लाल किले को बात करेंगे, वर्ष 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की थी। और दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद, नहर ए बहिश्त भी संरचनाएं शामिल हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जरा इसका जवाब दीजिए भैया। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जवाब दीजिए। कह रहा है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, इट्स ओरिजिन इज गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी, या सियाचिन हिमानी? हिमानी यानी ग्लेशियर। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, तो ध्यान रखना भी, अगर हम बात करेंगे तो कैलाश से निकलती है, कैलाश ग्लेशियर से निकलती है, कैलाश हिमानी से निकलती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो कैलाश हिमानी इसका उद्गम स्थल हो जाएगा, याद रखना भैया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। कोई खास उसमें था नहीं, फैक्ट याद करना है बस। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? ध्यान रखना, विच केव इज नॉट इन महाराष्ट्र? कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा, या एलिफेंटा की गुफा? या एलिफेंटा की गुफा। तो कौन सी गुफा इनमें से है जो महाराष्ट्र में नहीं है? आपको जवाब देना होगा। कौन सी गुफा इनमें से महाराष्ट्र में नहीं है?
तो द राइट ऑप्शन विल बी, ध्यान रखना भैया। तीसरा, अमरनाथ की गुफा आपको पता है भैया वो महाराष्ट्र में नहीं है, जबकि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है, जबकि आपको पता है अमरनाथ की गुफा जो है महाराष्ट्र में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखना। अमरनाथ की गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ये किसके लिए भैया? अपनी चित्रकला के लिए फेमस है, पेंटिंग के लिए फेमस है, रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, केव पेंटिंग के लिए फेमस है, जो वहाँ के जो प्राचीन मनुष्य के द्वारा यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसके लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी चित्रकारी बाद में शासकों के द्वारा भी बनवाई गई हैं, अलग अलग शासकों के द्वारा। तो अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ की गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, इस बात को याद रखना। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलेंगे कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है, मतलब तेल उत्पादक देश कौन सा है भैया? तो दक्षिण पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश कौन सा है? प्रतिनिधि का मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े लेवल पे उत्पादन कर रहा है दक्षिण पश्चिम एशिया यानी साउथ वेस्ट एशिया में। ईरान हो जाएगा, कुवैत हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ प्रमुख तेल उत्पादक देश कौन सा है इनमें से? प्रमुख तेल उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, आपको पता है भैया कि जो सऊदी अरब है, जो सऊदी अरेबिया है, ध्यान रखना वह क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रमुख तेल उत्पादक देश हो जाएगा। सऊदी अरब जो है, ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रमुख तेल उत्पादक देश है। विश्व में सर्वाधिक तेल का उत्पादन सऊदी अरब में होता है, ध्यान रखना। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है तथा मुद्रा भी वहां की रियाल, रियाल और रियाद, ध्यान रखना अलग अलग है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल हो जाएगी। वेनेजुएला में तेल यानी पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक भंडार कहां पर मौजूद है, तो सर्वाधिक भंडार वेनेजुएला में मौजूद है, ध्यान रखना भैया। और वहीं सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है तेल का? तो सऊदी अरब में होता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? इजिप्ट नाइल रिवर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है या फिर छोटी नदी है? तो मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या हो जाएगी भैया? बताएंगे भैया। तो आपको पता है कि यह क्या है भैया? सबसे, नील नदी की बात करें ना भैया, तो ये सबसे लंबी नदी हो जाएगी। नील नदी क्या हो जाएगी? विश्व की सबसे लंबी नदी। नील नदी विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकल करके सहारा मरुस्थल को पार करके भूमध्य सागर में गिरती है। यह लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है। कहां से? विक्टोरिया झील से निकल रही है अफ्रीका में, ध्यान रखना, और निकलते हुए ऊपर सहारा मरुस्थल की तरफ जाएगी और उसको पार करके फिर ऊपर भूमध्य सागर में गिर जाएगी नील नदी, ध्यान रख, ठीक है। चलिए, प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी अमेजन है, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है, इस बात को आप जानते हैं। और आपको पता है नील नदी को हम क्या कहते हैं? नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। क्या? मिस्र का वरदान कहते हैं, क्योंकि मरुस्थल एरिया में बसा हुआ है और वहां की जितनी आपूर्ति पूरी होती है सो नाइल रिवर से पूरी होती है, तो इसको हम लोग मिस्र का वरदान भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे प्रवाह की दृष्टि से या सर्वाधिक बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए, जनरली अगर बड़ी नदी का प्रश्न में पूछ लिया जाए तो निश्चित अमेजन आपको लगाना है। और वहां पर अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी नदी की लंबाई की अगर बात कर ली जाएगी तो आप नील नदी के बारे में बताएंगे। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, इस बात को याद रखना। और अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, याद रखना। अमेजन नदी निकलती कहाँ से? तो आपको पता है, और जो है कि रॉकी पर्वत जो है, सॉरी एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है और वहां से प्रभावित होते हुए, ध्यान रखना, वो अटलांटिक महासागर में या अंध महासागर में अपना जल गिरा देती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताएंगे कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। कह रहा है भैया कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? विच ट्रांसमिशन इज द मूवमेंट ऑफ सी टूवर्ड्स लैंड। अगर समुद्र आगे बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना, समुद्र जो है आगे बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना भैया, और कह रहा है कि वो कौन सा है? तो निर्माण धनात्मक संचरण, कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव ट्रांसमिशन, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण, इनमें से कोई नहीं। तो अगर समुद्र से स्थल की ओर बढ़ना है तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? निर्माण हो रहा है धनात्मक संचरण का, ध्यान रखना। तो कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव ट्रांसमिशन है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना क्या कहलाएगा? तो निर्माण धनात्मक संचरण कहलाएगा। नया कॉन्सेप्ट है, पढ़ाऊंगा थ्योरी में, इसको याद रखना।
तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना धनात्मक संचरण का उदाहरण है। इसके माध्यम से समुद्री सीमा का विस्तार होता है। इसके माध्यम से क्या होगा भैया, तो इसके माध्यम से समुद्री सीमा का विस्तार होता है। ज्वार भाटा, सुनामी समुद्र की प्रमुख विशेषता है। समुद्र हाइड्रोलॉजिकल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान रखना, हाइड्रोलॉजिकल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखना भैया। तो समुद्री सीमा का विस्तार होता है धनात्मक संचरण के द्वारा, ध्यान रखना, निर्माण धनात्मक संचरण पॉजिटिव जो है कि ट्रांसमिशन के द्वारा समुद्र सीमा का विस्तार होता है, और समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना निर्माण धनात्मक संचरण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, इसके माध्यम से समुद्री सीमा का विस्तार होगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा महत्वपूर्ण है कि संसार की सबसे गहरी खान जो 4 किलोमीटर है किस देश में स्थित है। सोच के देखो, 4 किलोमीटर लंबी खान है, तो संसार की सबसे गहरी खान किस देश में है। संसार की सबसे गहरी खान किस देश में मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है, भारत में मौजूद है, ब्राजील में मौजूद है, दक्षिणी अफ्रीका मौजूद है। तो संसार की सबसे गहरी खान किस देश में मौजूद है भैया, बताओ। संसार की सबसे गहरी खान किस देश में मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, बताओ भैया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, तो इसका ध्यान रखना, सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में संसार की सबसे गहरी खान मौजूद है, 4 किलोमीटर देश में, 4 किलोमीटर लंबाई में। संसार की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में स्थित सोने की खान है। कहाँ भैया, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में स्थित सोने की खान है। इसकी गहराई 3581 मीटर तक खोदी जा चुकी है और आगे भी संभावना है ना। सोने की खान है, ध्यान रखना। भारत में स्थित सबसे गहरी खान, अगर भारत में बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य में कोलार की सोने की खान है ना। कोलार की खान आपने सुनी होगी, कोलार और हट्टी की खान वो कर्नाटक में मौजूद है, जो सोने की खान है, ध्यान रखना। और लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सोने का सबसे उत्पादन करने वाला देश चीन है, ध्यान रखना। सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है, ध्यान रखना। और भारत में स्थित सबसे गहरी खान कर्नाटक राज्य में कोलार की सोने की खान है, याद रखना। संसार की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में स्थित सोने की खान है। इसकी गहराई 3581 मीटर भी है, याद रखना भी है सवाल को। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। ये अच्छा सवाल है, फैक्चुअल सवाल है कि व्हाट इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो समुद्र तल पे सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1014.23 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1210.10 मिलीबार या 1521 मिलीबार। आप में से अधिकांश बच्चे इसका जवाब सही दे रहे हैं, 1013.25 मिलीबार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1013.25 मिलीबार इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो समुद्र तल पे सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो समुद्र तल पे सामान्य वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार होता है, 1013.25 मिलीबार होता है, नोट कर लीजिएगा। 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल का वायुदाब 76 सेंटीमीटर पारे के दाब या 1013.25 मिलीबार होता है। भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को हम लोग वायुदाब कहते हैं, ध्यान रखना। संपूर्ण ग्लोब पर 4 वायुदाब कटबंध पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहते हैं, ध्यान रखना। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग के बारे में पूछ रहा है कि धसे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहते हैं, कंदरा कहते हैं, वी आकार की घाटी कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं, या फिर भैया उसको हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं भैया, भ्रंश घाटी कहते हैं। बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आप अच्छे से जानते भैया कि हम उसको क्या कहते हैं भैया, रिफ्ट वैली कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, ध्यान रखना। इस तरीके से दो खंड इस तरीके से होंगे भैया, और ये खंड पार्ट 1 यानी ये पहला इस तरीके से खड़ा हुआ है, दूसरा इस तरीके खड़ा हुआ है। ये जो संरचना पहले इस तरीके से पूरी संरचना हुआ करती थी, अब ये संरचना जो इसके बीच की संरचना टूट करके नीचे की तरफ धस गई, ध्यान रखना। तो इसी को हम ध्यान रखना ग्राबेन भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, ग्राबेन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, रिफ्ट घाटी भी कहते हैं, इसी को हम लोग ग्राबेन भी कहते हैं, हिंदी में इसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं, याद रखना भैया। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे धस जाती है तो भ्रंश घाटी का विकास होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, संकरी और गहरी होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक बार सवाल पूछा गया, ध्यान रखना। DSSB ने यहाँ से एक सवाल पूछा था, ये वाला कि भ्रंश घाटियां और जो है कि लंबी, संकरी और गहरी होती हैं। इसके लिए उन्होंने बताया था कि भ्रंश घाटियां कम गहरी, कम लंबी और
संकरी होती हैं। इस तरीके से उन्होंने एक ऑप्शन बना दिया था। तो भ्रंश घाटियां ध्यान रखना लंबी होती हैं, संकरी होती हैं ध्यान रखना मतलब पतले टाइप की, और गहरी भी होती हैं। भारत की 2 नदियां हैं ध्यान रखना, पहली नदी है नर्मदा, दूसरी नदी है ताप्ती नदी, जिसको हम लोग तापी नदी भी कहते हैं। ये भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं, भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं ध्यान रखना। अच्छा, और जो जब ये बन जाएगी तो ये तो भ्रंश घाटी बन जाएगी, फिर ये जो 2 खड़े पार्ट हैं, ये जो 2 खड़े पार्ट हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना इनको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, इनको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं ध्यान रखना। इनको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, भ्रंश पर्वत भी कहते हैं इनको। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लोग भ्रंश पर्वत भी कहते हैं ध्यान रखना। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला एक बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, या सलाल परियोजना व्यास नदी पर है, या दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पर है, या हीराकुंड परियोजना महानदी पर है? कौन सा युग्म इनमें से गलत है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, सलाल परियोजना व्यास नदी पर, या दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पर। जनरली क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं लंबे समय से, साल 2 साल से, 4 से 10 किताबें मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ, जो स्पेशल यूपी टीजीटी पीजीटी वाले, आप में से एलटी ग्रेड वाले हैं, बीईओ वाले हैं, जो मेरी क्लास को इस वक्त देख रहे हैं। जैसे मेरे किताब में भी इस वक्त कम से कम 100-200 किताब मेरे पास रखी है, मैंने इनमें से अधिकांश किताबों को पढ़ लिया है। तो मुझे क्या लगता है कि यार नहीं मुझे तो पूरा आता है यार, अनुपम क्या पढ़ना है यार, हमको तो आता है। आप में से भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार आता है ना हमको, तो हम क्या करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आता है, ध्यान रखना ना। लेकिन जब ऐसे सवाल सामने आते हैं तब पता चलता है कि कहानी क्या है। बस 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, बाहर लगता है बारिश हो रखी है, और मैं तनिक बस 1 मिनट के लिए देख के आता हूँ क्या कहानी हो रही है ना, तब तक आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जी, बाहर जबरदस्त बारिश हो रही है। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपको तीसरा बिल्कुल नजर आ रहा है भैया, कि दामोदर घाटी परियोजना वो गंगा नदी पर नहीं होगी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो दामोदर घाटी परियोजना जो हो जाएगी हमारी, वो स्वयं दामोदर नदी पर हो जाएगी, ध्यान रखना। सलाल परियोजना व्यास नदी पर है, याद रख लीजिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, याद रख लीजिएगा। हीराकुंड परियोजना महानदी पर हो जाएगी, इस बात को भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। ये चारों के चारों पॉइंट यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम इज मेनली फाउंड इन इंडिया। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, या राजस्थान में पाया जाता है, या झारखंड में पाया जाता है? तो मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम कहां पर पाया जाता है? तो आपको पता है कि भारत में अगर बात करेंगे तो झारखंड वाले क्षेत्र में कुछ कुछ यूरेनियम प्योर फॉर्म में तो नहीं पाया जाता, उसके कुछ निक्षेप पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलिए, भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है, ध्यान रखना। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूं कि झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। झारखंड में यूरेनियम के अतिरिक्त कोयला, अभ्रक, मैग्नीज आदि का भी भंडार पाया जाता है। तो कोयला, अभ्रक, मैग्नीज आदि का भी भंडार पाया जाता है। जबकि राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान तांबा तथा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये जो है टिन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, इनको लोग एसएन के नाम से जानते हैं। टिन के भंडार के लिए पाया जाता है। ये सारे के सारे तथ्य याद कर लीजिएगा, नहीं याद हो रहे हैं कॉपी में लिख लीजिएगा, बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन एंड इज नॉट फाउंड नेचुरली? तो अभी हमने बात किया था यूरेनियम तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, थोरियम भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पोलोनियम भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन प्लूटोनियम की अगर बात करेंगे तो ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, याद रखना भैया। प्लूटोनियम की अगर बात करेंगे तो प्लूटोनियम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, पोलोनियम और थोरियम पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यूरेनियम,
पोलोनियम और थोरियम की बात करेंगे, ध्यान रखना, याद कर लेना। तो यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक हैं, ध्यान रखना 27। पोलोनियम के क्या भैया, तो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 27 समस्थानिक हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। तो यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जबकि प्लूटोनियम की अगर बात करेंगे, ध्यान रखना, तो प्लूटोनियम जो है मेरे प्यारे साथियों, प्लूटोनियम क्या हो जाएगा, यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाले सवाल में, तो देखो उसी को लेके सवाल आपके पेपर में पूछा भी गया है। तनिक समझ लीजिए सवाल को, कह रहा है दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द रेज्ड पार्ट बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट कॉल्ड। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, या वलित पर्वत कहते हैं, या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, या खंड पर्वत कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो समानांतर भ्रंशों के उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, तो हमने बताया था इसको हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। उसके बीच की घाटी को भ्रंश घाटी, या उसको ग्राबेन भी कहते हैं, या इसको भ्रंश पर्वत भी कहते हैं। तो द राइट ऑप्शन विल बी ब्लॉक पर्वत, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इसका निर्माण विवर्तनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा, तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हो सकता है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत में सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल पेपर में पूछा जाता है, आप भूल जाते हैं। तो भारत में ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, तो भारत में ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे सतपुड़ा और विंध्याचल। तो सतपुड़ा और विंध्याचल, इन्हीं के बीच में, इन्हीं के पास से तो नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, इसलिए वो भ्रंश घाटी में बहती है, ध्यान रखना है ना। तो सतपुड़ा और विंध्य जो है, ध्यान रखना, वो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे। वहीं जर्मनी की अगर बात करेंगे, तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट इसका उदाहरण हो जाएगा। तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, भारत का सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वत जो है इसका उदाहरण हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 24 करा है, खरीफ फसल की अवधि है। हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि इनकी अवधि क्या है भैया, खरीफ फसल की अवधि क्या है। खरीफ इज द हार्वेस्ट पीरियड, जून से सितंबर तक बोई जाती है, अप्रैल से जून तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, या जनवरी से अप्रैल तक। तो आपको पता है इसमें ऑप्शन जो पहला नजर आ रहा है भैया कि जून से लेकर सितंबर तक हमको क्या भैया, खरीफ की फसल की अवधि है। खरीफ की फसल की अवधि है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ध्यान रखना, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएंगी, जून जुलाई में बोई जाती है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद की फसल अप्रैल में बो करके जून में काट ली जाती है। तीनों के बारे में समझ लीजिए, तीनों के बारे में समझ लीजिएगा। तीनों पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण है। पहला तो खरीफ की फसल बड़ा महत्वपूर्ण है, दूसरा रबी की फसल महत्वपूर्ण है, तीसरा जायद की फसल महत्वपूर्ण है। तीनों को याद रख लीजिएगा। खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे तो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी की फसल की बात करेंगे भैया तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जबकि जायद की फसल है, इनको नकदी की फसल भी कहते हैं, ये अप्रैल में बो करके जून में काट ली जाती है, अप्रैल जून, है ना भैया। चलिए ठीक भैया, चलो सर्कल कैसे याद रख लो, पहले जायद की फसल, फिर खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हिसाब से कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून चलता है, साउथ वेस्ट मानसून कंटिन्यूज। दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे चलता है, वह मई से सितंबर तक चलता है, नवंबर से जनवरी तक चलता है, अक्टूबर से जनवरी तक चलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी जब मैं इस क्लास को ले रहा हूँ तो अभी ये मानसून का ही समय चल रहा है। क्या चल रहा है, मानसून का समय चल रहा है। महीना कौन सा चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, मतलब अब जुलाई लग गया, ठीक है। तो जून में जो है कि मानसून आ जाता है, तो इसका मतलब इनमें से कोई इसका उत्तर नहीं होगा, इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव जून से सितंबर माह तक रहता है। कब तक रहता है भैया, तो इसका प्रभाव जो है वो जून से सितंबर तक रहता है। इसके द्वारा भारत में मानसूनी वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का 74% भाग मानसूनी वर्षा से होता है। भारत में कुल वर्षा का 74% भाग मानसूनी वर्षा से होता है। जून के प्रथम सप्ताह में सर्वप्रथम केरल में मानसूनी वर्षा होती है। जून के प्रथम सप्ताह में सर्वप्रथम केरल में मानसूनी वर्षा होती है, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। भारत में 74% भाग मानसूनी वर्षा से होता है, ध्यान रखना। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख क्या है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो रेखा है उसको पार करके, मतलब पश्चिम से पूर्व पार करता है, वेस्ट से कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जाएगा।
तो क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन घट जाएगा, आधा दिन बढ़ जाएगा या आधा दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, दो तरीके से चीजों को याद करना पड़ता है, 0 डिग्री देशांतर को और 180 डिग्री देशांतर को, इनमें ही सवाल पूछा जाता है, याद रखना। तो इसमें अगर बात करेंगे, रुक जा भाई, एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 1 डे। अगर एक जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर पार करेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा भैया, एक दिन जो है बढ़ जाएगा, याद रखना भैया, ठीक है। किसी जहाज से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करते समय तारीख में एक दिन बढ़ जाता है, याद रखना। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अतः सूर्योदय सबसे पहले पूर्व के देशों में होता है, तत्पश्चात पश्चिम के देशों में होता है। सूर्य की किरणों को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये इसका प्रयोग आप लोग समय निकालने में करते हो। जो सवाल भूगोल में जो समय निकालने वाले सवाल होते हैं उसमें आप 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का उपयोग करते हो, याद रखना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस या फिर भैया 4000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस या 5000 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है 5000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। सूर्य की सतह का तापमान भी हमने अनुमान लगाया, केवल इससे भी ज्यादा तापमान हो सकता है क्योंकि कोई उसके नजदीक तो गया नहीं। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य की सतह का तापमान 5700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 से लेकर 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसा माना जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही कोरोना सूर्य की बाह्यतम भाग दिखाई देता है। तो जो सूर्य की जो बाह्यतम भाग है जिसको कोरोना कहते हैं, हालांकि कोरोना नाम सुन के ही आपकी रूह कांपने लग जाती होगी है ना, कोरोना जैसी महामारी देखने के बाद। और हम सब लोग, आप में से जितने भी लोग स्वस्थ जीवित हैं आज, तो वो बड़े भाग्यशाली, बड़े पुण्य कर्म किए होंगे आपने, वरना बहुत लोगों ने अपने लोगों को खुलाया। बड़ा मतलब अजीब सी घटना थी ये, जो हम सबने आप सबने देखे। तो एक अलग चीज है। हालांकि कोरोना जो सूर्य का बाह्यतम भाग है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है, इसलिए आपने कहा होगा, सोच के देखिए, जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े साइंटिस्ट व्यक्ति थे, यकीन मानिए। आप भी समझिए, आपके अम्मा बाबा ने जरूर कहा होगा जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो हम ऐसे देखते हैं, तो उनका नहीं, सूर्य ग्रहण को देखना नहीं है, सूर्य ग्रहण को देखना नहीं है, घर के अंदर बैठ जाना है। उसको उन्होंने धार्मिक चीजों से जोड़ा कि साहब इस तरीके से चीज होती है, हमारे यहाँ पे सूर्य के बारे में बताया गया। सही थी वो घटना, गलत नहीं। आज विज्ञान हजारों साल के बाद जिस चीज को हमारे पूर्वज 1000 साल पहले कह गए, विज्ञान आज उसी चीज को कह रहा है कि भैया कोरोना वाली परत दिखाई देती है जिससे रेडियो एक्टिव तरंग निकलती हैं जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो हमारी त्वचा कैंसर का कारण बन सकती है। इसलिए हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए। लेकिन इस बात को तो हमारे पूर्वज 1000 साल पहले कह गए। बस बात वही है कि विज्ञान ने उसको ज्यादा स्पष्टिफिकेशन कर दिया, ज्यादा तथ्य उसके बारे में पेश कर दिए। तो हमारे पूर्वज बड़े साइंटिस्ट व्यक्ति थे, ध्यान रखना। जो हमारा जो पुराना ज्ञान है वो अद्भुत है। ये नया ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, यूरोप का ज्ञान बाद में आया, भारत का ज्ञान इनसे भी प्राचीन है भैया। बस ये कि वो लिपिबद्ध नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात कर रहा है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। पे खेतड़ी, निवेली, से का नियम और वेगनर का नियम। ये शायद 2 ऑप्शन मुझे लगता है इसमें कुछ मिस्टेक से लग रहे हैं। ये से का नियम और वेगनर का नियम शायद मिस्टेक से लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। खेतड़ी की खान राजस्थान में आपको पता है तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। निवेली की खान झारखंड में निवेली लिग्नाइट के लिए फेमस है, ध्यान रखना। लोहा और यूरेनियम थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर तो दूसरा दे रहा है 1 2 4 3, लेकिन ऑप्शन लगभग गड़बड़ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये सही उत्तर दिखा रहा है भैया कि खेतड़ी की खान तांबा में होगी, निवेली की खान लिग्नाइट में हो जाएगी, जादूगोड़ा की खान यूरेनियम हो जाएगी। जादूगोड़ा की खान सी का हो जाएगा 4, यानी ये से के नेम की जगह बाई मिस्टेक यहाँ पे जादूगोड़ा होगा, जादूगोड़ा होगा, याद रखना, जादूगोड़ा। और ये यूरेनियम में जो होगा, ध्यान रखना, वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा कुंद्रेमुख, कर्नाटक, कुंद्रेमुख। तो कुंद्रेमुख जो है, ध्यान रखना, वो लोहे के लिए फेमस है और जादूगोड़ा झारखंड में जो यूरेनियम के लिए फेमस है। इस तरीके से आप इस सवाल का मिलान कर लीजिए, इस तरीके से आप इस सवाल का मिलान कर लीजिए, सवाल पेपर में पूछा गया, याद रखना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है भैया कि सिल्क क्या है, व्हाट इज कोब। सिल्क क्या है, ध्यान रखना, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर है, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है, या मुड़ी हुई चादर है, या अवनमन है, डिप्रेशन है, बताओ। मैंने आपको ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनने वाली या स्थलाकृतियों के बारे में बताया होगा। सिल है, डाइक है, फैकोलिथ है, बैकोलिथ है ना, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको पता है कि जो सिल
जो इस तरीके से आकृति में बनती है, याद रखना, ध्यान रखना, मतलब कठोर मैग्मा द्वारा निर्मित एक समानांतर जो चादर है, ध्यान रखना, उसको हम क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। तो सिल क्या है, ध्यान रखना, चट्टानों के परत के बीच कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर को सिल कहते हैं। इस प्रकार की अंतःस्थलीय भू आकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। तो ज्वालामुखी जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया होगा या आपने यदि मेरा पेड कोर्स लिया होगा तो उसमें मैंने पूरी संपूर्ण थ्योरी पढ़ाई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि भैया वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पर जो है वो सिल का निर्माण होता है। वहां पे किस चीज का निर्माण होता है, तो वहां पर याद रखना भैया सिल का निर्माण होता है। क्वेश्चन 30 के बारे में बात करेंगे, प्रश्न संख्या 30 के बारे में बात करेंगे कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है। इन विच एरियाज इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ रॉक्स प्रोमिनेंट। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है। बालू का प्रस्तर क्षेत्र में इन सैंडस्टोन एरियाज, चूना पत्थर क्षेत्र में इन लाइमस्टोन एरियाज, ज्वालामुखी क्षेत्र में इन वॉल्केनिक एरियाज, जलोढ़ निर्मित क्षेत्रों में इन द एल्यूवियल एरियाज। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर चट्टानों में घुलनशीलता सबसे ज्यादा अगर हमको देखने को मिलेगी तो मेरे ख्याल से चूना पत्थर क्षेत्र में ये चीज हमको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना, इन लाइमस्टोन एरियाज में देखने को मिलेगी। आगे चलेंगे, चट्टानों की घुलनशीलता चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से दृष्टिगोचर होती है। कास्ट स्थलाकृतियां इसका प्रमुख उदाहरण है। जो चूना पत्थर वाले प्रदेशों में जो स्थलाकृति पाई जाती हैं उनको कास्ट स्थलाकृतियां कहते हैं। चूना पत्थर वाली घुलनशील चट्टानों पर जब जल क्रिया होती है तो इस प्रकार की भूआकृतियों का विकास होता है। इसका नामकरण यूगोस्लाविया में पाई जाने वाली कास्ट स्थलाकृतियों के नाम पे किया गया, ध्यान रखना है ना, यूगोस्लाविया में पाई जाने वाली कास्ट स्थलाकृतियों के नाम पे किया गया। तो ऐसी स्थलाकृति जहां भी पाई जाती है उनको हम लोग कास्ट स्थलाकृतियां कहते हैं, जो चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। कास्ट स्थलाकृतियां याद रख लीजिएगा, अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इन क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश करिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जॉन स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। जॉन स्टेटा थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय विच ज्योग्राफर। जॉन स्टेटा थ्योरी किस भूगोलवेत्ता द्वारा जारी किया गया था। टेलर के द्वारा, ब्लैंचार्ड के द्वारा, या हर्बर्टसन के द्वारा, या हार्टसान के द्वारा। जॉन स्टेटा थ्योरी, तो आपको पता भैया टेलर के द्वारा जॉन स्टेटा थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था। टेलर के द्वारा क्या किया गया था भैया, टेलर के द्वारा जॉन स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। तो जॉन स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, टेलर के द्वारा किया गया था। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टेलर ने जॉन स्टेटा थ्योरी या प्रवास कटबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत मानव प्रजातियों के प्रवास से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार पुरानी प्रजातियां महाद्वीपों के किनारे बसी, जबकि बाद में आने वाली प्रजातियों का बसाव महाद्वीपों के भीतरी भागों में होता रहा। महाद्वीपों के भीतरी भागों में होता रहा। इस तरीके से ने कहा कि यहाँ पे इस तरीके से बसाव होता रहा। पढ़ाएंगे हम आपको इस पूरे को, सिद्धांत को, ठीक है भैया। तो टेलर का जो जॉन स्टेटा थ्योरी, जो प्रवास कटबंध का सिद्धांत है, उसको टेलर ने दिया था। और यह सिद्धांत मानव प्रजातियों के प्रवास से संबंधित है। हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे, जब मैं आपको मानव भूगोल पढ़ाऊंगा तब मैं इससे रिलेटेड चीजों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इस सिद्धांत के अनुसार पुरानी प्रजातियां महाद्वीपों के किनारे बसी, जबकि बाद में आने वाली प्रजातियों का बसाव महाद्वीपों के भीतरी भागों में हुआ है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में हुआ है, याद रख लीजिएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपसे भैया कि किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। मतलब जनसंख्या वृद्धि नेगेटिव होगी, बढ़ने की जगह घट गई थी, ध्यान रखना है। इसका मतलब जन्म दर न्यूनतम रहा होगा, मृत्यु दर अधिकतम रही होगी। तो 1901, 1911, 1921 और 1951। तो आप ये तो याद करने वाली बात है, डिटेल में क्या इसके बारे में पढ़ाऊं। 1981 की जो समय है, ध्यान रखना, उसको जनसंख्या वृद्धि की जगह जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हुई है 1921 में, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ध्यान रखना भैया। द लॉन्गेस्ट डे ऑक्यूर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 21 जून, 22 मार्च, 23 सितंबर या 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ध्यान रखना। तो 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, आपको पता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। जबकि 22 दिसंबर को क्या होगा, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा भैया, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे होगा। जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, विषुवत रेखा पे दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिन और रात क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं, ध्यान रखना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा। दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलेंगे, पेरिस
किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऐसे सवाल भी टीजीटी में पूछे जा रहे हैं भैया कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। देखो इससे आपको एक अनुमान भी लगेगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस बदल रहा है, क्योंकि अभी मैं पेपर कौन सा हल करा रहा हूँ आपको, 2001 का पेपर हल करा रहा हूँ। फिर मैं धीरे धीरे जब लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अंतिम रूप से जिस क्लास के अंत में जब हम 2021 का पेपर हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में भी बदलाव आया है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में भी बदलाव आया है। ठीक है, तो पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, ध्यान रखना। तो पेरिस आपको पता है सीन नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना भैया। तो पेरिस आपका जो ध्यान रखना भैया वो सीन नदी के किनारे स्थित है। वहीं ओटावा जो कनाडा में एक शहर है वो ओटावा नदी के किनारे है। और गुइरा नदी के किनारे कराकस शहर स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर स्थित है। और यांगून नदी के किनारे म्यांमार शहर स्थित है। फिलहाल तो इनको याद रख लीजिए, बाकी एक पूरी क्लास करा दूंगा विश्व के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे स्थित हैं, याद रखना भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कह रहा है कि भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है मतलब निर्यात किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, बंबई, बंबई और मार्मुगांव, विशाखापट्टनम और मार्मुगांव। तो आपको पता है कि विशाखापट्टनम और मार्मुगांव इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशाखापट्टनम और मार्मुगांव इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के मार्मुगांव तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह से सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ध्यान रखना भैया। मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना भैया। इन बंदरगाहों से प्रमुख रूप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। जापान को क्या किया जाता है भैया? जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो भारत के मार्मुगांव तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह से सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इन बंदरगाहों से प्रमुख रूप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पे तो वहां सघन उष्णकटिबंध पाए जाते हैं, बात बिल्कुल सत्य है भैया। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, यह बात भी सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? तो उसका उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बात करेंगे कि निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। अच्छा, गलत की बात करें, चेकोस्लोवाकिया प्राग गणराज्य की राजधानी है, डेनमार्क कोपेनहेगन, इथियोपिया शुबा, कोरिया प्योनयांग। तो आपको पता है तीसरा सही नहीं है, इथियोपिया की राजधानी शुबा नहीं है, ध्यान रखना। अरे रुक जा भाई, शुबा जो है फिजी की राजधानी हो जाएगी। शुबा जो है फिजी देश की राजधानी हो जाएगी, ध्यान रखना। जबकि इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा हो जाएगी। मतलब राजधानियों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि विश्व के जो देश हैं उनकी प्रमुख देशों की राजधानियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। मुझे पता है आप में से अधिकांश को नहीं याद है, हाँ यहाँ मिला रहे हो बस कि हाँ सर ये भी सवाल जरूर याद करेंगे। आज ही याद करो इन समस्त चीज़ों को। आप टीजीटी लेवल की, पहले एक बात समझो कि आप टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, बड़े लेवल का पेपर आता है, ध्यान से समझो, ध्यान रखना भैया। ठीक है, विश्व मानचित्र, भारत के मानचित्र को भी समझिए। 38वां सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि संसार की छत कहा जाता है, वेयर इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार की छत किसे कहते हैं भैया? इसके बारे में आपको बताना होगा भैया। संसार की छत किसको कहते हैं? हिमालय पर्वत को कहते हैं, रॉकी पर्वत को कहते हैं, मैक्सिको पठार कहते हैं, पामीर को पठार को कहते हैं, ध्यान रखना। तो जो पामीर का पठार है, ध्यान रखना, उसको हम क्या कहते हैं? संसार की छत कहते हैं, पामीर का पठार। आगे चलेंगे, कैस्पियन सागर या झील स्थित कहां पर? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है। कैस्पियन सी और लेक इज लोकेटेड पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में। तो आपको पता है कि कुछ एशिया और कुछ यूरोप में इसके हिस्से हो जाएंगे, कुछ एशिया में और कुछ यूरोप में इसके हिस्से हो जाएंगे। किसके भैया? कैस्पियन सागर के। क्यों? क्योंकि कैस्पियन सागर का विस्तार एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में। कैस्पियन सागर के जो सीमावर्ती देश हैं, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, ईरान है तथा रूस है, ध्यान रखना। तो रूस और यूरोप दोनों लगे। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक बड़ी झील हो जाएगी, ध्यान रखना। ये सवाल पेपर में बन जाता है। जितनी प्रमुख झील हैं उनके किनारे के देशों को भी आप याद रख लीजिएगा, कौन सी देशों के किनारे कौन कौन सी झील स्थित है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा, ध्यान रखना कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत
क्या होता है दक्षिण गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत क्या होता है, तो हमने आपको बताया था भैया 22 दिसंबर को यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, याद रखना भैया। ठीक है भैया, चलिए भैया, ठीक है भैया, चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। आइसो हाइट वर्षा को, मतलब ये लाइन है, दर्शाता है। आइसो बार्स दबाव को दर्शाता है। आइसो थर्मस तापमान को दर्शाता है। आइसो हिल्स आर्द्रता को दर्शाता है। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, चौथा ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइसो हिल्स जो वो आर्द्रता को नहीं दर्शाता। आइसो हिल्स सूर्य के प्रकाश की समान अवधि वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, याद रखना। सूर्य के प्रकाश की समान अवधि वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखा है। जबकि आइसो हाइट जो है समान वर्षा रेखा को दर्शाता है। आइसो बार्स आपको जो है समदाब रेखाओं को दर्शाता है। आइसो थर्मस आपको जो समताप रेखाओं को दर्शाता है। जबकि आइसो हिल्स आपको सम प्रकाश अवधि को दर्शाता है। तो ध्यान रखना चौथा वाला जो आइसो हिल्स जो वो सूर्य के प्रकाश की समान अवधि वाली रेखाओं को मत दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है, ध्यान रखना भैया, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा जो है, ध्यान रखना भैया, वो सबसे अच्छी होती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। पौधों की उपज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है भैया, बताओ। बताइए भैया, पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी क्या होती है। मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था और एक बार इस कैलकुलेशन को मैं देखूं। ठीक है, चलिए, तो बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मिट्टा या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको पता दोमट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर, पौधों के लिए दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बालू गाद मृतिका के मिश्रण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। पोषक पदार्थों की उपस्थिति तथा जल धारण करने की क्षमता इसमें उच्च होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, हालांकि सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होगी, ये भी ध्यान रखना। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, लोमी सॉइल इज कॉल्ड। मृतिका के अनुपात अधिक, बालू के कण कम, बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम। मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर हो गया, उपरोक्त में सभी। तो आपको पता, तीसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा, मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होगा। तो जिस मिट्टी में मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर रहता है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अपने भार के 50% तक होती है, जिसके कारण इसके रंध्रों में जल और वायु सुगमता से प्रवेश कर जाती है, जिससे मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ होती है। ध्यान रखना भैया, कीप कर लेते हैं, ये खत्म हुआ मैटर। कितने क्वेश्चन किए हमने, ध्यान रखना। तो हमने अगर बात करेंगे 43 क्वेश्चन हमने किए, कितने भैया, 43 क्वेश्चन के, ध्यान रखना। तो जो सबसे पहले जो 2001 में जो पेपर हुआ था, ध्यान रखना, आपका जो सबसे पहले जो 2001 में जो पेपर हुआ था, ध्यान रखना, उस 2001 के पेपर की कहानी अगर मैं बताऊं तो उसमें हिस्ट्री से भी, उसमें ज्योग्राफी से भी, उसमें पॉलिटिकल साइंस से भी और उसमें इकोनॉमिक्स से भी, इसमें प्रत्येक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे भैया, 43 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 43 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 172 क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ है। तो आज मैंने आपको क्या कराया भैया, अब मतलब अभी हमने क्या किया, आपको 2001 के सवाल को हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो दूसरा जो हमारे पास है, मैं एक मिनट चेक करके आपको बताऊं। अब 2001 के बाद जो दूसरा पेपर जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। 2001 के बाद अब जो दूसरा पेपर कब हुआ है, तो 2003 में हुआ है दूसरा पेपर। तो अब हम लोग आगे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम लोग 2003 से आए हुए ज्योग्राफी के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। मैं उसकी पीपीटी लगा लेता हूं।